आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ युवाओं का उत्साह बलरामपुर गार्डन अशोक मार्ग पर चल रहे 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में सहभागिता के हर स्तर पर नजर आ रहा है। यहाँ उनके लिए किताबें ही नहीं, प्रतिभा प्रदर्शन के भी अवसर खूब हैं। हर किताब पर कम से कम 10% छूट देने के संग ही मुफ्त प्रवेश देने वाले मेले के परिसर में युवक युवतियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। किताबों की बात करें तो अंजाम दिए जाने के बाद से लगातार चर्चा में बने रहे ऑपरेशन सिंदूर के अनेक पहलुओं की पड़ताल करती किताबें पुस्तक मेले में हैं। सामायिक प्रकाशन के स्टॉल पर करुणा शंकर उपाध्याय ने अपनी किताब ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ में इसकी विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प है। यहाँ मृदुला सिन्हा, चित्रा मुदगल, नमिता सिंह, मीनाक्षी नटराजन आदि की साहित्यिक कृतियां खूब हैं और हर पुस्तक पर 20% छूट। यही आपको भुला दी गई हिंदी हाथ की लेखनी या कैलीग्राफी को कागज पर उतारकर पोस्ट कार्ड और बुकमार्क्स तैयार करती शशि यादव मिल जाएंगी। पुस्तक प्रेमी उनसे मनचाहे संदेश लिखवा कर पोस्टर तैयार करवा सकते हैं। कथा रंग की ओर से शाम को रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पिंजर और आशुतोष शुक्ल की कहानी ठेस का सस्वर वाचन हुआ। टैगोर की पिंजर एक कहानी है जो एक युवा छात्र को वैद्यक सिखाने के लिए मंगवाए गए हड्डियों के ढांचे या पिंजर और उससे जुड़े एक महिला आत्मा के माध्यम से मृत्यु, प्रेम और पुनर्जन्म की कहानी को बयां करती है। स्त्री अस्मिता और स्वाभिमान को केंद्र में रखकर रची निसंतान दंपति की कहानी ठेस में स्वर नूतन वशिष्ठ, पुनीता अवस्थी व अनमोल मिश्रा के तो पिंजर में अनुपमा शरद व सोम गांगुली के रहे। सुबह भारतीय लघु कथा सृजन संस्थान के पुस्तक चर्चा के बाद साहित्य वीथिका की काव्य गोष्ठी चली। दोपहर में डॉक्टर करुणा पांडेय की किताबों कथा संग्रह हाईटेक व जनजाति का गांव लोकगीतों की छांव का विमोचन हुआ। देख जाया करती है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो। किंतु ये एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों से लक्ष्मी अपने घर आई है, साक्षात देवी है ये तो। दूसरों के लिए कोई इतना भी करता है क्या? पिता को शादी से अधिक बहू के हट के परिणाम की चिंता थी। उधर पूरे घर में बताशे बांटने के बाद मास्टर आइन अपने कमरे में पहुंची। मास्टर जी चुप बैठे। पत्नी के साथ वो बाहर नहीं गए। बाहर से हालांकि 3 बार पुकार लग चुकी थी और चौथी के बाद उठने की सोच ही रहे थे कि तब तक मास्टर आइन आ गए। गरम दूध का ग्लास एक और रखा। वो कहने लगी, अजी सुनो, 2 महीने बाद देवोठानी है, बस तुम उसी में कर लो क्या? पति बोला, अच्छा, किसके साथ कराओगी ब्याह? अरे वो घाटमपुर वालों की छोटी लड़की है ना, 10वीं कर चुकी है और सब काम जानती है। अरे तुमने तो देखा ही है उसको। अच्छा। घाटमपुर में मास्टर आइन के छोटे देवर की ससुराल थी। साधारण लोग थे। उनकी 3 लड़कियां थी जिनमें अब यही एक छोटी वाली बची थी। पहले नंबर की बिटिया फतेहपुर में ब्याही थी। दूसरी मास्टर आइन की देवरानी हुई। लड़की वास्तव में बड़ी गुणी और सुशील। बड़ी बहन की ससुराल यानी मास्टर आइन के घर कई बार आ भी चुकी थी। सबको भाती भी थी। शील व्यवहार सब बहुत अच्छा था उसका। देखने सुनने में भी सुंदर, लेकिन उसका नाम सुना तो मास्टर जी चुप हो गए। पत्नी ने प्रेदा तो मास्टर जी ने कहा, देवरानी का नाम लेकर। छोटी मानेगी नहीं। नाहक वो अपनी छोटी बहन को अपनी जेठानी बनाएगी, कभी तैयार नहीं हो सकती। अरे माने की काहे नहीं, तुम चिंता न करो, उससे बात करना मेरा काम है। हाँ, और तुम जानो तो बात कर चुकी हूँ मैं उससे। थोड़ी ठंड कम जरूर की थी उसने, पर अब सब ठीक है। ये वो समय था जब संतान के लिए पुरुषों का दूसरा विवाह कर लेना आम बात हो रही थी और घर वाले बड़ी खुशी खुशी संतानहीन पुत्र का विवाह कर देते थे। लड़का संतान पैदा करने में अक्षम है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। पुरुष तो और शाहीमानत था। पति की दूसरी शादी होती और फौरन ही पहली पत्नी उपेक्षा और तिरस्कार के अंधे कुएं में धकेल दी जाती।
पर यहाँ तो मास्टराइन का मामला तो दूसरा ही था। वो तो खुद अपने पति की शादी करा रही थी, बहुत खुश थी पति के मान जाने से। लेकिन जब मास्टर जी ने संभावित वधू के नाम पर उत्साह नहीं दिखाया तब मास्टराइन ने लड़की की तारीफ में कुछ और कसीदे काढ़े। लेकिन तब उन्हें घोर आश्चर्य हुआ जब दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया भी ठंडी ही रही। तब कुछ खटका औरत का मन। मास्टराइन 3 बात जो जानती नहीं थी सो उन्होंने सीधे ही पूछ लिया, अरे बोल काहे नहीं रहे हो? लड़की पसंद नहीं है क्या? मास्टर जी जब तक कुछ भी न बोले तो मास्टराइन सटक गई। समझ गई कहें चाहे ना कहें बात यही है। अब तो उन्होंने कारण जानने की जिद लगा ली। बहुत देर बाद मास्टर जी बस इतना बोले, ऐसा करो कहीं और देखो। तब मास्टराइन को और झटका लगा, कहीं और देखे? ये 4 शब्द नश्तर की तरह उनमें उतर गए थे। उन्हें समझ में आया कि पति को एक लड़की नापसंद है लेकिन वो शादी को भी तैयार है, तो इसका मतलब एक ही है कि उन्हें कोई और भी पसंद हो सकती है। पति के व्यवहार का जब ये सत्य भीतर उतरा तो पति कलप गया। उसे लगा कि हो ना हो पति ने कहीं और भी देख रखी है। ये भान होते ही मास्टराइन अंदर से हिल गई, लेकिन फिर भी धीरज रखा और धड़कते हृदय से पूछा, चलो चलो मान लिया घाटमपुर वालों की लड़की तुम्हें नहीं पसंद, पर ये तो बता कोई और देख रखी है क्या? पति चुप रहा। लेकिन जब पत्नी ने बार बार जोर देकर पूछा तो मन की बात कही डाली। बोले, अच्छा दूसरा ब्याह कराना ही है तो विमला? विमला? हाँ विमला। विमला? मास्टराइन का गला सूख गया, उन्हें चक्कर आ गया। अपने भीतर कुछ दरकता सा महसूस हुआ। बहुत परिश्रम से बनाई थी मास्टर जी ने अपनी छोटी सी दुनिया, और वही दुनिया उन्हें खत्म होती दिख रही थी। मास्टराइन अवाक थी। उन्हें अपने मास्टर जी से ये अपेक्षा नहीं थी। विमला मास्टराइन की छोटी बहन थी। 5 बहन भाइयों में मास्टराइन सबसे बड़ी थी और विमला सबसे छोटी। उनसे करीब 12 बरस छोटी और उनसे बिल्कुल उलट। पढ़ने लिखने और घर के कामों में तो उसका मन ही नहीं लगता था। इस क्षेत्र में कतई कोरी थी। 3 बार में तो किसी तरह 8वीं पास कर सकी और बोर्ड में खा जिए इस जबान बचा धरे रहती थी। छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, उसमें कोई खूबी थी कि